हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित और जिसमें बात करते हैं हम सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आज का टॉपिक हमारा है सेल, जो कि चैप्टर 3 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसका सेक्शन कवर अप कौन सा करना है हम लोग को आज। सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 56 एंड सेक्शन 57। तो ये चारों सेक्शन आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो आइए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल क्या है, जो सेक्शन 54 कवर अप करता है। तो सेल क्या है, तो हम लोग बचपन से चले आ रहे हैं कि एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी है, और ए ने क्या किया, एक सामान जो है बी व्यक्ति को बेच दिया और बी उसके बदले में क्या दे दिया, ए को पैसे दे दिया। ये क्या हो गया, सेल हो गया। तो क्या सिर्फ इतना ही था सेल? तो नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है सेल। सेल जो है बेसिकली हम लोग दो एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। एक तो सेल हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और दूसरा सेल हम लोग पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो ये दोनों सेल्स में अंतर क्या है? तो जो सेल हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, ये सेल बेसिकली टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, और टेंजिबल या इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कवर अप करता है सेल जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। तो आइए आप टीपी एक्ट का सारा प्रोविजन वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सेल है क्या? तो सबसे पहले सेल है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का ट्रांसफर कर देना इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। तो प्राइस का कंसिडरेशन क्या है, जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइस दिए बिना आप किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो वो गिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ मस्ट है। और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस। तो या तो प्राइस पे कर देना, या तो उसको पे करने का प्रॉमिस करना, या तो पार्ट पे, कुछ प्राइस पे कर देना और कुछ पार्ट उसका बोलना कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि बाद में पे करेंगे। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफर होता है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस, तो इसी को कहते हैं सेल। अब देखते हैं कि सेल होता कैसे है, सेल हाउ मेड। तो सेल जो है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के बदले होता है। कोई भी अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, या फिर कोई भी इंटेंजिबल थिंग्स है, जैसे कि इंटेंजिबल थिंग में आ गया जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारा चीज है, या रिवर्जन। तो समझने का चीज है यहाँ पे रिवर्जन। रिवर्जन है क्या, पहले ये समझते हैं। ए ने बी को लीज में एग्रीमेंट बना के लीज किया अपना एक प्रॉपर्टी। अब ए जो है उस प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया। तो क्या ए के पास ये राइट है कि वो सी को प्रॉपर्टी बेच सकता है ड्यूरिंग लीज टाइम ऑफ बी? क्योंकि बी जब लीज में लेता है तो इंजॉयमेंट का राइट भी उसी के पास होता है, पोजेशन भी उसी के पास होता है, और जो भी राइट है वो सारा प्रॉपर्टी पे भी बी के पास है। तो क्या ए सी को भेज सकता है वो प्रॉपर्टी? तो हाँ, ए सी को बेच सकता है, क्योंकि क्या है, ए के पास एक राइट है। क्या राइट है? ओनरशिप, जिसको कहते हैं। तो रिवर्जन जो है ओनरशिप के राइट से ही आता है कि जब 2 साल के लिए मान लीजिए लीज दिया हो और 2 साल खत्म हो जाता है तो बी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाए ए के पास। तो रिवर्जन के राइट के थ्रू क्या कर सकता है सेल, वो कर सकता है सी को, और जब लीज खत्म होता है तो बी का प्रॉपर्टी डायरेक्ट किसके पास चला जाएगा, सी के पास। तो ट्रांसफर कैसे होता है, बाय इंस्ट्रूमेंट, या तो टेंजिबल प्रॉपर्टी 1000 से ज्यादा का हो, या रिवर्जन के थ्रू हो रहा हो, या अदर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो। इन सारे केसेस में क्या होगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 रुपीज से कम है, उसमें या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बना के या तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करके भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सेल, डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो डिलीवरी कब माना जाएगा टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो जब बायर के पास क्या आ जाए, प्रॉपर्टी का पोजेशन आ जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और सेल क्या होता है ये समझते हैं। तो इसको आगे के चार्ट से हम लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होता है। तो दो बात कहे गया है सेल में, एक है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सही, आइए समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है फॉर और ऑफ लग जाने से। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सेल एट स्पेसिफाई फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कोई चीज बेचना है उसके लिए हम आज क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में आएगा। लेकिन जो चीज सेल अभी इमीडिएटली कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कंडीशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट होता है।
कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी टाइटल किसके पास है, ओनरशिप का, तो अभी सेलर के ही पास है, लेकिन टाइटल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में किसके पास चला जाता है, इमीडिएटली बायर के पास। इसमें राइट टू सेल किसके पास है, सेलर के पास है। इसमें राइट टू सेल बायर के पास है। अब अनपेड सेलर का क्या राइट होगा, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में सिर्फ डैमेज के लिए ही क्या कर सकता है, सू कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस के लिए सू होता है, डैमेज के लिए नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है और ट्रांसफर हो जाती है पोजीशन का, तो फिर उसमें क्या है, जो भी लाइबिलिटी या जो भी उसमें इंजरी होगी, डैमेज होगा, उन सब का जिम्मेवार कौन होगा, उन सब पे लाइबल कौन होगा, तो वो बायर होगा, जो आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो एसेंशियल्स ऑफ सेल क्या है, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना और क्या हो जाना, कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है कन्वे कर देना, प्रॉपर्टी को क्या कर देना, कन्वे कर देना। सेलर शुड बी द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एसेंशियल सेल में दूसरा एसेंशियल्स क्या है, ओनर होना जरूरी है सेलर का। अगर सेलर ओनर होगा ही नहीं तो फिर सेल कैसे कर सकता है। पार्टीज जो होनी चाहिए कंपिटेंट होने चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कौन पार्टी कंपिटेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पार्टी कंपिटेंट है वही क्या होगी, यहां भी कंपिटेंसी रखेंगी। सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और उसको सेल करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंट। और प्राइस मनी कंसिडरेशन, प्राइस देना मनी में ही बहुत जरूरी है। एडिक्वेसी एकदम रेलिवेंट होना चाहिए। एडिक्वेसी इज इररेलिवेंट, यहाँ पे रेलिवेंट लिखा गया, एडिक्वेसी इज इररेलिवेंट। मान लीजिए एक घर है और उस घर का दाम 10 करोड़ है और मैंने उस घर को सेल कर दिया 10 रुपए में, तो यहाँ पे 10 रुपए तो बहुत कम अमाउंट है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं वो एडुकेट है कि नहीं, वो इररिलेवेंट होता है। मनी दिया गया है, अगर 10 रुपया भी दिया गया है तो ये क्या है, सेल ही कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर और बायर का बात करते हैं। तो सेक्शन 55(1)(a) टू 55(1)(a)(g) ये क्या बात करता है, लाइबिलिटीज ऑफ सेलर का बात करता है। तो सबसे पहले सेलर पे कौन कौन सा लाइबिलिटी है बिफोर सेल, इसका बात देखते हैं। तो वो 55(1) ने क्या बताया, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी। कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में तो उसको क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा सेलर को, बायर को, सेलर को, बायर को। टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, अगर बायर कोई भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स मांगता है कभी भी, तो रिक्वायर्ड अगर है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा 55(1)(b) के तहत। 55(1)(c) में क्या दिया, टू आंसर ऑल रेलिवेंट क्वेश्चन, कोई भी अगर रेलिवेंट क्वेश्चन बायर पूछता है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। 1D क्या कहता है, टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर कन्वीनियंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। अगर अमाउंट पे हो जाता है तो क्या करना होगा, उसको प्रॉपर कन्वीनियंस के हिसाब से कन्वीनियंस करके उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करवाना होगा। 1E के तहत क्या कहता है, टू टेक केयर प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिलीवरी, सेल और डिलीवरी के बीच में जो भी प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसका क्या करना होगा, सही से प्रॉपर केयर में रखना होगा। 1F क्या कहता है, टू गिव पोजीशन टू बायर, बायर को क्या करना पड़ेगा, उस पोजीशन देना पड़ेगा, डिलीवरी करना होगा पोजीशन का। और अगर कोई भी पब्लिक चार्ज है एट द डेट ऑफ सेल तक तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा 55(1)(e) के तहत, 1G के तहत। आफ्टर सेल लाइबिलिटी क्या है, तो 55(3) में दिया हुआ है, व्हेन द होल ऑफ द परचेजर मनी हैज बीन पेड टू द सेलर, ही इज बाउंड टू डिलीवरी बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स of title relating to property which are the seller possession और power। तो सारा वो डॉक्यूमेंट जो है, सारा चीज का क्या करना पड़ जाएगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा जो सेलर से पोजीशन में था और पावर में था। यही आफ्टर सेल लाइबिलिटी। सेलर का बिफोर और आफ्टर राइट्स क्या है, तो बिफोर में राइट्स क्या है, टू द रेंट्स एंड प्रॉफिट। 55(4)(a) क्या बोलता है, उन सारे रेंट्स और प्रॉफिट जो प्रॉपर्टी से आ रहे थे टिल द ओनरशिप पासेस, उन सभी पे क्या होगा, सेलर का राइट होगा। और अगर आफ्टर सेल हो चुका है, मान लीजिए 55(4)(b) क्या कहता है कि अगर आफ्टर सेल हो चुका है, एक प्रॉपर्टी थी वो बिक गया और उसका सेल हो चुका है, तो मान लीजिए वो 10 लाख में बिका था और 6 लाख रुपया बेच चुका था और डिलीवरी हो चुकी है पोजीशन की और सेल हो चुका है, तो जो
4 लाख रुपए बचा, अगर मान लीजिए वो 4 लाख रुपए का पार्ट पेमेंट नहीं होता है तो उस पे क्या है, उस पे उसका क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। Where the ownership of the property has been passed to the buyer before payment of the whole of the purchaser money to a charge upon the property in the hand of buyer for the amount purchaser money or any part thereof remaining unpaid। तो जो भी अनपेड है उन सारे पार्ट पे क्या रहेगा, जो सेलर है उसका क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, जो भी अमाउंट अनपेड है। अब देखते हैं बायर्स पे कुछ लाइबिलिटीज और राइट्स। तो बायर की लाइबिलिटीज क्या है, तो 55A, 55B, 55C, 55D में बिफोर सेल और आफ्टर सेल में लाइबिलिटीज बताया गया। तो बिफोर सेल क्या क्या लाइबिलिटीज है, तो 55A और 55.5A और 55.5B में देखते हैं। तो डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट, वो सारा फैक्ट उसको बताना पड़ेगा, जो कि अगर ऐसा लगता है बायर को कि प्रॉपर्टी में इनहांस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या पैसा उसमें बढ़ रहा है, तो सब चीज बताए। और परचेजर मनी को क्या करे, पूरा परचेज को मनी को दे दे। आफ्टर सेल क्या है, तो जो भी लॉस डैमेज होगा, इंजरी होगा, उसको लेना पड़ेगा और सारा पब्लिक चार्ज क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 55.5C और 55.5D के तहत। राइट से बायर का क्या, तो 55.6A बिफोर क्या है और आफ्टर 55.6B बताता है। टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई भी इंप्रूवमेंट हो रहा है रेंट में, वैल्यू में, प्रॉफिट में, राइजिंग पोजीशन में, ट्रांसफर में टिल द पोजीशन, तो उसमें उसको राइट्स मिलेगा। इफ ओनरशिप पास हो गया तो सो बायर हैज अ राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ अनपेड अमाउंट पेड। ठीक है, तो जो अगर बायर क्या है, बायर एक प्रॉपर्टी ले लिया, उसका डिलीवरी ले लिया, मान लीजिए वो 6 लाख रुपया दिया हुआ था और 4 लाख रुपया नहीं दिया हुआ था, तो जैसा कि सेलर के पास चार्ज है इन रिमेनिंग प्रॉपर्टी का जो 4 लाख रुपए का है, तो उसी तरह बायर के पास भी क्या है, राइट है, अगर 6 लाख रुपया दिया है तो उस प्रॉपर्टी पे उसके भी क्या है, अधिकार है, जितना वो अमाउंट पे किया है। अब सेक्शन 56 बात करता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। इसका मतलब क्या होता है, तो 56 का मतलब है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी था, एक व्यक्ति था जिसका प्रॉपर्टी था 3 X, Y, Z, और वो क्या किया, इन तीनों प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में दे दिया था C को, जिसके बदले उसने 50 लाख रुपए C से ले लिए थे, 50 लाख रुपए। अब क्या होता है कि उसमें क्या किया, Z जो प्रॉपर्टी था उसको मान लीजिए D को बेच दिया। तो अब डी के पास क्या है, डी के पास एक मार्शलिंग राइट है कि वो क्या करे, मान लीजिए अब ये सी को पैसा नहीं दिया 50 लाख, तो सी क्या करेगा, उसका प्रॉपर्टी बेचेगा अपने पैसा लेने के लिए। तो सी क्या, डी क्या कर सकता है, इसको जाके बोल सकता है कि आपके पास जो रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टी है एक्स और वाई, उससे बेच के क्या कीजिए, अपना पैसा वसूल कीजिए और मेरे प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए। यही क्या है, मार्शलिंग राइट है। ठीक है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, जो सब्सिक्वेंट परचेजर है वो मार्शलिंग क्या कर सकता है, मार्शलिंग करवा सकता है। ये 56 के अंदर बताया गया है। और डिस्चार्ज ऑफ इनकम्बरेंस ऑफ सेल जो है वो 57 के अंदर है, जो प्रोविजन ऑफ कोर्ट फॉर इनकम्बरेंस ऑफ सेल एंड फ्रीड देयर ऑफ। तो ये क्या है बेसिकली, तो इसका बेसिकली मतलब है कि एक डिक्री होता है कोर्ट का टू कंप्लीट फ्रॉम इनकम्बरेंस नो चार्ज एंड मॉर्गेज। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है या मॉर्गेज है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी जो है वो बिक नहीं पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कोर्ट से क्या कर सकते हैं, डिक्री पास करवा सकते हैं और क्या करवा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को इनकम्बरेंस फ्री करवा सकते हैं। और कैसे करवा सकते हैं, तो कुछ चार्ज पे करके प्रॉपर्टी पे कुछ पेमेंट देके। तो वो पेमेंट 57C में बताया है कि फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस पेमेंट इन कोर्ट, फी डिपेंड ऑन सम चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी, फी ऑफ चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। और वो क्या हो सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखता है, सिक्योरिटी रखता है, उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उन सारे अमाउंट को जोड़ के एक चार्ज बनाया जा सकता है। या फिर कोर्ट जो है कुछ एडिशनल अमाउंट डाल सकता है जो कि 1/10 एग्जिस्ट नहीं करेगा प्रॉपर्टी के अमाउंट से। ये सब कुछ मोड है जिसके जो उसका पे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को इनकम्बरेंस फ्री बना सकते हैं, भाड़ मुक्त बना सकते हैं। अब 57E में बात करते हैं कोर्ट का, जिसमें कहता है कोर्ट कौन से हो सकते हैं, तो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी कोर्ट नोटिफाइड बाय स्टेट। डी क्या बोलता है 57 का, तो जो ऑर्डर है उसके अपील का क्या है, उसका अपील है अलाउड। बी क्या करता है, बोलता है कि आपको बायर को नोटिस देना पड़ेगा जब आपका प्रॉपर्टी जो है इनकम्बरेंस से फ्री हो चुका है। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट में बताएं और कौन कौन सा टॉपिक कवर अप करना चाहिए हमें। सेल हो चुका है कंप्लीट, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लाएंगे मॉर्गेज, उसके बाद हम लोग लाएंगे एक्शनेबल क्लेम और गिफ्ट,
और सारा टीपी एक्ट जो भी बचेगा वो सारा वीडियो हम लोग 1 बाय 1 लाते रहेंगे और एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।